नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो मुजम्मिल भाई का है और इसका टाइटल है इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटिक गन, इंडियन आर्मी वर्सेस पाक आर्मी। तो चलिए भाई देखते हैं कि कौन सा ऑटोमेटिक गन आ गया है और उस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान कहाँ लेवल कर रहा है और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। इंडिया हमसे बहुत आगे है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम यह है कि हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप ही नहीं किया। यहाँ मसाइल इतने हैं कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, जो भी ब्रांड्स आ रहे हैं, चाहे वो कार टेक्नोलॉजी में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो सारे भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही। जैसे कि अभी एक न्यूज़ आई है, रिसेंटली अभी न्यूज़ आई है आज की कि इंडिया ने, ठीक है, इजराइल के बाद एक ऐसी गन बना ली है जो कि ऑटोमेटिक वर्क करती है। ऑटोमेटिक वर्क क्या करती है कि दुश्मन कहीं भी हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से टारगेट करेगा, ऊपर कोई भी हो तो वो उड़ा देगा। और 5G लॉन्च हो गया इंडिया के अंदर। 5G के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, मुंबई के अंदर एक गाड़ी चला रहे हैं जो कि जापान के अंदर चल रही है। उन्होंने सिर्फ हमें बताने के लिए कि भाई वो गाड़ी इधर मैं बैठकर चलाऊंगा और वो दुनिया में कहीं भी जाकर ऑपरेट कर सकती है। 5G की टेक्नोलॉजी इस किस्म एडवांसमेंट को लेके चले गया इंडिया को। क्या समझते हैं कि हमें कितना सिक्योर होने की ज़रूरत है इंडिया से? बहुत ज़्यादा सिक्योर होने की ज़रूरत है डेफिनेटली। सिंस पार्टीशनिंग के बाद हमारा इंडिया ही हमारा बहुत बड़ा एक एनिमी है। 3 से 4 जंगें हमने लड़ ली हैं, तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा वहाँ से ही कंसर्न है। तो ये तो पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको सोचना चाहिए कि हम अपने आप को इस तरह इक्विप करें कि हम यानी कि एटलीस्ट हम सायों से भी सेफ हों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया हर रोज़ कोई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाता दुनिया को और हर रोज़ कोई नई एक्सपेरिमेंट करता है, तो हम कहाँ क्यों नहीं कर रहे? हम अपने मसाइल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे लीडरशिप का फुकदान है। जो भी आता है वो कहता है पहला गलत है, जो बाद में आता है वो कहता है अगला गलत है। तो बेसिकली ये एक चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप मेन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में यही है कि यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। क्या नरेंद्र मोदी हमारे हुक्मरान से अच्छे हैं अपने मुल्क के लिए? वो अपने मुल्क के लिए डेफिनेटली अच्छे हैं जी। वो फोकस्ड हैं सिंस लास्ट 10 ईयर से। उनकी इतनी रेसिस्ट पॉलिसीज़ हैं, मुसलमानों के लिए इतने बड़े गैर मुनसिफाना इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन उनकी पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है क्योंकि इकनॉमिकली उनको बहुत आगे लेके जा रहा है। सर, ये कैसी बात है ना कि हम समझते हैं कि मुसलमानों के साथ वहाँ जुल्म होता है, फिर भी वो मुल्क इतना डेवलप हो रहा है। उसकी वजह ये कि वो फोकस्ड हैं। उनको पता है कि हमने अगले साल क्या करना है, उससे अगले साल क्या करना है। उनकी प्लानिंग है, वो उनको उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। सर, एक बात मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आती। हम जुल्म नहीं करने के बावजूद भी हम डेवलप नहीं हो पा रहे, वो जुल्म करने के बाद भी इतने डेवलप है और दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। इसको कैसे देखते हैं आप? हमारा यहाँ जितने प्रोविंसेस हैं आपस में मुत्तफिक नहीं है। जो मरकज़ में है वो कहते हैं ये प्रोविंशल्स गलत हैं, जो सूबों में वो कहते हैं मरकज़ गलत है। वहाँ एक ये नहीं है, वहाँ जो भी है उसको सपोर्ट करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। एग्जैक्टली इसी बात को मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई नॉन मुस्लिम हमारे किसी भी बड़े ओहदे पर फाइज नहीं हो पाया। इंडिया के अगर मैं बात करूं तो वहां पर अब्दुल कलाम साहब, आप जानते होंगे अब्दुल कलाम साहब का नाम, जिन्होंने पहला एटमी ताकत बनाया इंडिया को, वो मुसलमान था। और पहला प्रेसिडेंट नहीं 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 नहीं, पहला एटमी ताकत नहीं बनाया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो हैं वो फादर ऑफ द न्यूक्लियर पावर कहे जाते हैं। कृपया अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। डॉक्टर कलाम जो हैं उनके अंडर काम कर चुके थे और डॉक्टर कलाम ने मिसाइल बनाई, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। तो अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए और ऐसी गलत खबरें मत फैलाइए, गलत चीजें पोर्ट्रे मत करिए कि फादर ऑफ द न्यूक्लियर पावर जो है वो डॉक्टर कलाम है। नहीं, उनसे पहले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ना जाकर नाम पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। रहा है इंडिया का। क्या कहेंगे कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सबूत है कि नहीं कि वो माइनॉरिटीज़ के साथ बराबर का सलूक करता है, लेकिन हमारे यहाँ पर आज तक कोई पीएम नहीं बन सका? देखिए, रिलीजन का इस चीज़ से कोई तल्लक नहीं है। अगर कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो क्या वो उसको कोई रोकता है? रिलीजन तो नहीं कहता कि आप इकोनॉमिकली स्टेबल ना हो। ये हम खुद नकम्मे हैं। हम होता ये कि अपनी जो फॉल्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आगे मज़हब को ले आते हैं। तो बस आप भी तो मजहब को लेकर आए ना।
आपने भी तो यही कहा कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। आप मजहब को लेकर आए ना, अपनी ही बातों को काउंटर कर दिया आपने। अभी अभी 1 मिनट पहले ही आपने ये कहा था कि मजहब को लेकर नहीं है, मजहब को लेकर आप ही आए, और जब सच्चाई दिखाई गई तो आप अपनी बातों से पलट गए। अब आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान में एक नॉन मुस्लिम पीएम या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, उसकी बात आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो आपका संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें बाकायदा यह लिख दिया कि इस पर सिर्फ मुस्लिमों का हक है, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो ये तो आपका किया धरा है, लेकिन अब चूंकि आप छुपाते फिरते हो, आप इस पर काउंटर करो। जो इस्लामिक राष्ट्र है, अरे भाई, तो इस्लाम के राष्ट्र में क्या दूसरों को जीने का हक नहीं है? क्या उसको बराबरी का हक नहीं मिलेगा? आप तो पक्षपात करते हो, भेदभाव करते हो। आपने पहले ही भेदभाव करके कर दिया कि ये सारी चीजें तो भैया मुसलमानों को ही मिलेंगी और किसी को नहीं मिलेंगी, और उसके बाद आप कंपेयर करते हो हमारे से, जहां पर सबको बराबर का हक है। इन्हीं दोगली नीतियों की वजह से, इसी दोगली सोच की वजह से आप लोगों की ऐसी हालत हुई पड़ी है। ऊपर वाला आपका खुदा भी ना इन्हीं दोगली नीतियों की वजह से आप लोगों को कुछ कर नहीं रहा, ग्रो ही नहीं कर रहे हो, और आप और बर्बाद होते जा रहे हो। आप जपते रहो दीन का नाम, दीन का नाम, दीन का नाम, लेकिन ऊपर बैठ के वो देख रहा है ना कि आप लोग कर क्या रहे हो बेसिकली दीन के नाम पर, तो उसकी सजा दे रहा है वो। 75 साल में कभी आप लोग स्टेबल नहीं हो पाए, आप समझ रहे हो? 75 साल का वक्त, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ नहीं है, आप जपते रहो। जहाँ हमसे कुछ हो नहीं पाता हम कहते हैं यहाँ मजहबी ये है वो है। बेसिक इशू ये है कि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं बिल्ड हो रही, हम वो कर पा नहीं रहे। हम लोगों ने सिर्फ मजहब को आड़े लाकर अपने काम नहीं कर रहे, अपने जो एक्सक्यूजेस मजहब को बनाया हुआ, इसलिए हम डेवलप नहीं हो पा रहे। मेरी बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं? यस डेफिनेटली, हमने मज़हब को एक ना शेल्टर रखा हुआ है, जहाँ फंसते हैं आगे मज़हब ले आते हैं, वो आगे बता देते हैं ये हमारा दीन है। देखिए, और अगर आप देखेंगे, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, अगर आप दुबई को देखेंगे, यूएई को देखेंगे, इडल ईस्ट को देखेंगे, तो वो सारा क्या है, मुस्लिम कंट्रीज। और देखें वो कहाँ पर पहुँचे हुए। एक्चुअली उन्होंने मज़हब को जो है ना अपने उसको शेल्टर नहीं बनाया, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचते हैं, वो बहुत बड़े एक कैनवस पे बात करते हैं। और हमारा दीन भी बेसिकली यही कहता है। आप मदीना की रियासत देख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके दौर में यहूद भी थे सारे, उनके लिए मुआहदे भी किए उनके साथ, यानी कि उनके जब वो कैदी होकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, कैदियों को सज़ा के तौर पे उनको पढ़ाने के लिए कहा। तो इतनी बड़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ये मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस बारे में सोचना चाहिए। आज देखेंगे हमारे पड़ोसी कहाँ पर चले गए, जो हमसे अलग हो गया बांग्लादेश, उसकी इकोनॉमी देखें, हमारी इकोनॉमी से आसमान ज़मीन का फ़र्क है। क्या वजूहत है? जो पढ़ा लिखा है, आई मीन के मास्टर्स भी किए है, साथ में मजहबी एजुकेशन भी है, वो बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली उनकी रहनुमाई और गाइडलाइन के बगैर हम नहीं चल सकते, ये तो एक है। लेकिन जो ऐसे मौलवी हैं जो कि बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं, या जो जिनकी रोज़ी रोटी ही फतवे देना है, वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू सर। जी तो कैसे हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? खुशाम जावेद। करते क्या हो? मैं बीएस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ जीसी लाहौर में। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पज़ है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली एक और टेक्नोलॉजी बना ली है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इजराइल के पास थी, अभी इंडिया ने भी ये चीज़ मैन्युफैक्चर कर ली है कि एक ऑटोमेटिकली गन बनाई है जो कि ऑटोमेटिक अपने आप परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गन लगी हुई, ऊपर कोई आपका रॉकेट उड़ता, कोई आपके जहाज़ उड़ता, कोई आपका हेलीकॉप्टर उड़ता, तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। किसी वर्कर की, किसी सोल्जर की ज़रूरत नहीं उसको ऑपरेट करने के लिए। इस किस्म इंडिया टेक्नोलॉजी में डे बाय डे एडवांस होता जा रहा है। क्या समझते हैं आप कि हमें थोड़ा सा सिक्योर होने की ज़रूरत है कि नहीं है? हम कुछ भी नहीं कर रहे इस टेक्नोलॉजी के मामलात में, तो इंडिया इतना डेवलप हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहत लगती हैं आपको? सर देखें, ये बात इल्लामा इकबाल ने बहुत देर पहले की कह दी थी। इल्लामा इकबाल ने अपनी एक रकम लिखी थी जिसमें इकबाल ने कहा था, इकबाल इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया है, माजी तो अच्छा था पर हाल खो गया है। सर आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, वो वैसा नहीं सोचते जैसा हमारे पुराने लोग सोचते थे। सर जितने भी डेवलपर्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, वो सब मुस्लिम साइंटिस्ट ने दी हैं, मुस्लिम साइंसदानों ने दी हैं, मुस्लिम फ़िलासफ़रों ने दी हैं। लेकिन सर आजकल जो प्रेजेंट जनरेशन है वो उस लेवल का नहीं सोचती, जबकि इंडियंस हैं उन्होंने एक लेवल रखे। उनकी अगर आप इंडस्ट्री देख लें सर, मैं फिर कहता हूं कि देखिए, इन्हीं सब चीजों को ना दूर करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम साइंसदानों ने या मुस्लिमों ने
कुछ दिया नहीं पूरे वर्ल्ड को, दिया है। लेकिन ये सिर्फ कहना है कि सिर्फ मुस्लिमों ने दिया है, तो मुझे उस मौलवी की, पाकिस्तानी मौलवी की बात याद आ जाती है बार बार। दो मौलवी थे शायद, एक ने कहा कि जी हमने तो अपना चांद सूरज बना के रखा था, और एक ने कहा जी कि धरती तो जी सपाट है, वो तो गोल है ही नहीं। गलत पढ़ाया जाता है साइंस में, सुन लीजिए जरा। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की, गोरे ने। गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। तो इन्हें सुनने के बाद आपको लगता है कि यही बात मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें आप लोग मत बोलिए कि जी सब कुछ हमने ही दिया था, हमने ही दुनिया को दिया, नहीं। ये इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है कि मुसलमान ही सबसे सुपीरियर थे और सब कुछ उन्होंने किया। अगर सब कुछ उन्होंने किया तो 55-56 मुल्कों में 3-4 मुल्कों को छोड़ दें तो बाकी सारे पिछड़े क्यों हैं? एक आध पिछड़े हो सकते हैं कि जो वो नहीं, उन्होंने अपनाई चीजें नहीं जानी, नहीं समझी, लेकिन सारे के सारे पिछड़े हैं। और जो आगे भी हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं लगाते, वो दूसरे से टेक्नोलॉजी लेते हैं। लेकिन अब क्या कहें, खैर। एंटरटेनमेंट से लेके आर्मी तक उन सब ने एक मेयार रखा है एक चीज़ का, जो हम लोगों ने मेयार नहीं रखा। इंडियंस डेवलपिंग कर रहे हैं, जबकि हम लोग सिर्फ एक चीज़ को अपना एम बना के उस पर जा रहे हैं। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे, जैसा कि अब्दुल कदीर खान से हमारे, जिन्होंने इतनी ग्रेट सोच थी, अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा दुनिया का जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस है वो ये, मैंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। सर, अगर हमारे मुल्क में हम लोग अपने मुल्क के लिए काम करें तो हमारे मुल्क में वैसी रिस्ट्रिक्शन है कि फिर जो हम लोगों को उस पर मजबूर कर देते हैं कि हम वैसा काम ना करें, जबकि इंडियंस को वो इनाम देते हैं और हम उनको कैद करके रख देते हैं। कुछ ये भी आप देखें कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, एजीपी साहब ने इंडिया को एटमी पावर बनाया, और वो कितना उसको वो सारा क्रेडिट दे देते हैं कि भाई उन्होंने ये किया, कि आज भी उनका वो सेलिब्रेट किया जाता है। उनको उन्होंने अपना प्रेसिडेंट भी बनाया इंडिया का। तो इतना सबको अचीवमेंट की कि हम फिर भी ये कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स को राइट नहीं मिलते। वहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ बराबरी सलूक होता होगा, होती होगी वहाँ पर, लेकिन इस बात का इतना बड़ा सबूत है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम को अपना प्रेसिडेंट बनाया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर देखें, जब आप किसी कंट्री के लिए कोई काम करते हैं ना, अब हमारी पाकिस्तान टीम की एग्जांपल ले लें। हमारी पाकिस्तान का बैट्समैन था मोहम्मद यूसुफ, वो पहले यूसुफ यूहाना था, वो क्रिश्चियन था। जैसे उसने हमारी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन की, हमारी टीम के लिए एफर्ट की, हम उसको आज अपना हीरो बनाया हुआ है। ऐसे ही सर उन्होंने इंडिया के लिए किया था। इसमें रिलीजन नहीं, इसमें उन्होंने अपनी जो कंट्री के लिए लॉयल्टी थी, डिवोशन थी, वो चीज़ देखी गई है कि उन्होंने अपनी कंट्री को एक नाम दिया। उन्होंने इंडिया को एटॉमिक वो पावर बनाया, वो सुपर पावर बनी। मतलब एटॉमिक पावर एक सुपर पावर ही है, क्योंकि जब आप एटॉमिक पावर बन जाते हैं कोई भी आप पे हमला नहीं कर सकता। आप इतने पावरफुल होते हैं कि कोई आपको कहे, आप आंखों में आंखें मिला के उसको जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं करेक्ट करता रहूं कि भाई पहली बात कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को एटॉमिक पावर नहीं बनाया, ये बात याद रखिए। वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, उन्होंने उनकी वजह से हुआ। डॉक्टर कलाम जो हैं, मैं फिर से बता दूं कि डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन है। उन्होंने एटॉमिक मिसाइल्स बनाई। मिसाइल प्रोग्राम का पूरा फादर ऑफ द मिसाइल प्रोग्राम इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने हीरोज के साथ क्या करते हो। यूसुफ यूहाना की बात की, शायद बाद में उन्हें भी इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ा, इतना ज्यादा हुआ, उनको लगा कि यार क्रिश्चियन होते हुए तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो यूसुफ यूहाना शायद, जहां तक मुझे याद है, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ा, तब जाके उन्होंने थोड़ी सी रिकॉग्निशन मिली। दूसरी बात। तीसरी बात कि मुझे याद आता है आपके एयर कोमोडोर थे शायद, सजाद हैदर साहब, उन्होंने बताया था एक क्रिश्चियन पायलट के बारे में कि किस तरह उसने पाकिस्तान के लिए क्या से क्या नहीं किया, लेकिन लोगों ने उसको भुला दिया, लोगों ने उसको उतना सम्मान नहीं दिया। सुन लीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
जो कि मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे और इस मेरे कॉलीग की आंखों में भी आंसू आएंगे जब हम बात करेंगे कि एक हीरो था, क्रिश्चियन था वो, उसका नाम था नज़ीर लतीफ़। इस बंदे ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान हाजिर की थी। इसके पास सितारा जुर्रत था, इसके पास मेडल से, लेकिन एक छोटे दिमाग के सीनियर अफसर ने उसको एक छोटी सी बात पे इसको इसकी वर्दी से निकाल दिया था। कोई एयर कमांडोर जो था 71 में फ्लाई नहीं कर रहा था, बिल लतीफ़ जो था ये दिन और रात को फ्लाई करता था। यानी इस कदर बहादुर इंसान था वो। अभी 3 हफ्ते हुए फौत हो गया। आपने सुना, अखबार ने लिखा। इसके अलावा मुझे याद आ रहा है, एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है। एग्जाम्पल क्या है, मतलब हकीकत है। आपके यहाँ के जो नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट थे, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनको रिकॉग्निशन नहीं दी गई पाकिस्तान में। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो अहमदिया मुसलमान थे। और मतलब ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जैसे देश को नोबेल पुरस्कार दिलाने वाले वैज्ञानिक के साथ अबुल समथिंग कर कुछ करके ना, समद अबुल समद या कुछ ऐसा नाम था, उनकी कब्र से मुस्लिम शब्द को हटा दिया गया। बीबीसी सहित बाकी लोगों ने भी इस खबर को प्रमुखता से कवर किया था। आप सोचिए कि आप तो अपने हीरोज के साथ ऐसा सलूक करते हो, उसके बाद आप कहोगे कि जी हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। तो इंडिया उनकी रिस्पेक्ट करता है, इनफैक्ट हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हीरो वो रिस्पेक्ट के काबिल होता है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि इंडिया में राइट्स नहीं दिए जाते मुस्लिम्स को। अगर राइट्स नहीं दिया जाता तो एक जो कि मुस्लिम्स था उसको प्रेसिडेंट नहीं बनाते, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से इस कदम से आगे जा रहा। अगर हम समझते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स को राइट नहीं मिलते, तो आपको लगता है कि राइट्स ना देने के बावजूद भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है इंडिया। और अब मेड इन इंडिया दुनिया के अंदर मशहूर है। इंडिया इतना फेमस होता जा रहा, हर चीज़ के अंदर खुद कफील होता जा रहा। दुबई क्या, सऊदीया क्या, अमेरिका क्या, हर कोई इंडिया से रिलायबल कर रहे हैं। आप इस बारे में कैसे देखते हो? हम अपनी अचीवमेंट में कहाँ पहुँचे और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? सर देखिए, जहाँ तक राइट्स की बात है ना, वो हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। कुछ जगह होती है जहाँ मुसलमानों को मुकम्मल राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन कुछ जगह होती है जहाँ मुसलमानों का सरेआम कत्ल किया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप ब्राह्मण हों, आप ये पढ़ें वो पढ़ें, वरना आपको मार दिए जाएंगे। तो सर ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट जगह के लोग होते हैं। बाकी बात रही इंडिया की डेवलपिंग की, वो फिर वही बात आ रही है। उन्होंने अपना एक मार्जिन रखा, उन्होंने अपने एक लोगों को एक चीज़ दी है कि आपने ये करना तो हम आपको इस रैंक पे तरक्की देंगे, आपने ये करना तो हम आपको ये मतलब इंडिया वालों ने अपने बंदों के लिए एक रैंक कायम किया हुआ है। उन्होंने बताया कि आप ये करेंगे हम आपको इतना बोनस देंगे। जबकि इधर ये है, हम अपने बंदों जब कोई बंदा तरक्की कर रहा था, बजाय उसको मशहूर करने के हम उसको एक जगह पे बाउंड कर देते हैं। वो बंदा कहीं जा नहीं सकता, वो कहीं बाइक की मुड़क नहीं जा सकता। जबकि इंडियंस प्रोग्रेस करते हैं, वो बाइक की मुड़क जाके अपना उस आइडिया को डेवलप करते हैं, वो उनको बताते हैं कि आप भी ऐसा करें ये वो। तो सर इस वजह से इंडिया मोर प्रोग्रेसिंग कंट्री है, क्योंकि उधर प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रट्टा मरवाया जाता है, जबकि उधर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं कि आप ये देखें। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैंने ये लाइफ देखी है। हमें रट्टा मरवाया जाता है, हम पढ़ते हैं, हमें पता नहीं होता वो क्या है। जबकि वो कहते हैं थोड़ा पढ़ लो, लेकिन वो बताते हैं कि ये चीज़ की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसलिए कहाँ यूज़ होनी है, ये भी एक रीज़न है। अगर मैं उसकी बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, तो कौन सी कंट्री की ज़्यादा बेटर लगती है आपको, पाकिस्तान या फिर इंडिया? सर एजुकेशन मुझे पाकिस्तान की बेहतर लगती है। अच्छा, लेकिन जो निज़ाम है वो इंडिया का ठीक है। पाकिस्तान की किस तरह से आपको बेटर लगती है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर। सर देखें, पाकिस्तान में ना एजुकेशन का इस तरह से सिस्टम ठीक है कि इधर के जो लोग हैं ना, वो उनके पास जहन है, लेकिन उनको रट्टा मराया जा रहा है। अब इंडिया में क्या उनके पास जहन नहीं है, उनको सिखाया जा रहा है कि आप ये चीज़ सीखें। बंदा एक आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप इसको ज़्यादा करेंगे आप सीखते जाएंगे। वो लोग एक काम को ज़्यादा सिखाते हैं, जबकि इधर है कि आपने बस ये मोबाइल पर जाना, ये कर लेना। ये मैं लास्ट पाकिस्तान की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस वजह से हम लोग सीख नहीं पाते। जब वो कहते हैं आपने ये सवाल करना है, ये करना, तो फिर हम लोग सीखते हैं उस चीज़ को। अरे कब निकलोगे इस झूठ के जंजाल से बाहर कि आपके पास दिमाग ज्यादा है, इंडियन के पास दिमाग नहीं है। लेकिन देखो, वो चूंकि प्रैक्टिकल करते हैं तो काम हो जाता है। ऐसा करने से होता तो आप ना इस दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन चुके होते, समझे आप? और दिमाग किसमें ज्यादा है वो दिखता है कि जब आप दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ की बात करते हो ना, तो उसमें एक भी पाकिस्तानी नजर नहीं आता। एक तो निकलता 25 करोड़ में से, एक तो निकलता। एक आईआईटी के बराबर का इंस्टीट्यूट बता दो जो आपके यहां हो, बताओ कितनी यूनिवर्सिटीज हैं आपके यहां? मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज होंगी, कहीं हमारे यूपी में अकेली ना निकल जाए। मुझे शक है इस बात पर।
ऐसा मत कहिए। जैसे ही आप दूसरों को कमतर समझने लगते हैं, कमतर आंकने लगते हैं कि मैं बेस्ट हूं, उसके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आप चूंकि भाग्य भरोसे चल रहा है कर रहा है। अगर ऐसा होता तो 75 साल में कुछ तो किया होता आप लोगों ने। एक बाइक का इंजन तो बनता नहीं आपसे, एक बाइक का इंजन तो बनता नहीं आपसे। और अब बात करते हो टेक्नोलॉजी का, और आपका दिमाग ज्यादा अच्छा है। आप सिर्फ जुगाड़ पे चल रहे हो, जुगाड़ पे और भीख पे। याद रखिए, सुनने में बातें आपको ये कड़वी लग रही हो, लेकिन ये आपको झकझोरने के लिए कह रहा हूं मैं। इसके बाद भी खैर आपकी कौम है, आपकी कौम ही ऐसी है, उठती ही नहीं है बेचारी। 75 साल हो गए। इस वजह से इंडिया का में मतलब सिस्टम ठीक है, और हमारे एजुकेशन का जो मतलब बच्चों को दी जा रही है ना, वैसे नहीं दी जानी, लेकिन हमारी एजुकेशन उनसे काफ़ी बेहतर है। वैसे बता दूं कि कुछ वर्ल्ड की अखबारों में, आपके यहाँ के अखबारों में, आपके यहाँ की संस्थाओं ने जो आपके एजुकेशन के बारे में कहा है वो जरा दिखा दूं। दुनिया की सबसे खराब एजुकेशन आपके यहाँ है। दुनिया की सबसे खराब हायर एजुकेशन की पढ़ाई आपके यहाँ की जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कहती हैं, आपके यहाँ की रिपोर्ट्स कहती हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं। और उसके बाद भी आप कहते हो कि आपके यहाँ की एजुकेशन अच्छी है। तो शर्म में आए तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना। और एजुकेशन अच्छी है तो इंडियन बुक्स क्यों पढ़ते हो भाई? इंडियंस की लिखी किताबें क्यों पढ़ते हो? बताओ। मुझे मेडिसिन पढ़े हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। अच्छा जी। और उस वक्त भी हमने जो किताबें पढ़ी वो 80% से ज्यादा भारतीय ऑथर्स की लिखी हुई थी। ठीक। इसी तरह इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंसेज में हमारे यहाँ आज भी यूनिवर्सिटियों में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक। जो साइंसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा ऐसी हैं जिनका ताल्लुक, जिन ऑथर्स का ताल्लुक भारत से है। भारत से है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल की भी साइंस रिसर्च की कोई किताब उठाएं तो उसके शुरू में क्रेडिट्स होते हैं जिनमें कोई 30-40 मुख्तलिफ प्रोफेसर के नाम होते हैं। बदकिस्मती से उनमें इक्का दुक्का किसी मुसलमान का नाम नजर आता है, वरना वहां भी यूरोप, अमेरिका और बहुत बड़ी तादाद में इंडियन और चाइनीज साइंटिस्ट का नाम। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं जी। लेकिन नहीं, आप तो मानोगे नहीं। हम तो मुसलमान हैं, पाकिस्तान के मुसलमान हैं। हम कैसे मान जाएं? हम कैसे समझ लें कि हम आपसे कम हैं? नहीं नहीं, हम आपसे कम नहीं हैं, लेकिन आपकी किस्मत है कि आप निकल गए हो आगे। हम तो जी हैं आपसे हम बेहतर। ये है दिमाग में। तो झूठ के जंजाल से बाहर निकलिए, सच्चाई को स्वीकारिए, वरना कौमों को खत्म होते टाइम नहीं लगता। और आपके साथ यही हो रहा है। आप धीरे धीरे डिटोरेट हो रहे हो, आप खत्म हो रहे हो। आप इस बात को, आपको समझ नहीं आ रही बात, लेकिन 10-20 साल बाद आपको और ये बात समझ में आएगी। अच्छा, मतलब अब एजुकेशन ना कहो इसे, इससे आपको कि हमारा जो ब्रेन सिस्टम है ये सबसे बेटर है। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बेटर है। इस वजह से मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा। अमेरिका देख लो आप, अमेरिका की जितनी, यार इस बात का मुजम्मिल भाई क्या पैमाना है कि आपका ब्रेन सिस्टम बेहतर है? साइंटिफिक बात करो यार, लॉजिकल बात करो यार। कैसे बेहतर है? आप इसको कैसे साबित करोगे कि हमारा ब्रेन सिस्टम बेहतर है? आपके में कम न्यूरॉन्स हैं, हमारे में ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। अरे दिमाग तो व्हेल मछली का बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या वो इंसानों की तरह है? क्या मतलब कैसी बातें करते हो मुजम्मिल भाई यार? कभी कभी आप, ब्रेन सिस्टम कैसे अच्छा हो जाएगा? इसका नापने का पैमाना क्या है? नापने का पैमाना यह है कि कौन डेवलप हो रहा है, कहां पे नई चीजें लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहां पे नई चीजें लोग इन्वेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हमारे यहां कर रहे हैं। तो ब्रेन किसका ज्यादा डेवलप है, हमारा कि आपका? क्या लॉजिकल बात है यार। बात बुरी लगी हो तो मुजम्मिल भाई माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। बड़ी कंपनीज का आप दिमाग में सोच सकते हो, सोचो। सोचने के बाद मैं आपको बताऊंगा, गूगल देख लो, ट्विटर देख लो, और इससे बड़ी कंपनीज, जितनी बड़ी कंपनी देखोगे वहां पर आपको इंडियन सीईओज मिलेंगे। एजुकेशन फैक्टर है ना। अगर आप देखोगे दुनिया के 5 कंट्रीज के अंदर इंडियंस पीएम्स बने हुए हैं, राज कर रहे हैं दुनिया पर। क्या वजूहत है? एजुकेशन है ना। एजुकेशन कितना मैटर करती है किसी भी मुल्क के डेवलप होने के लिए। सर एजुकेशन भी है, लेकिन आप ये देखें ना कि इंडिया की इंडस्ट्री कैसी, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, उनके पास पैसा भी है। आप ये देख लें वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, अब उनके पास पैसा भी, वो लोग पैसा भी चलाते हैं। हर जगह नॉलेज नहीं चलता, जहाँ पैसा होता है वहाँ पैसा चलता है। आप पॉलिटिक्स देख लें,
हर जगह नॉलेज नहीं चाह रहा। जिनके पास पैसा है वहाँ पैसा चाह रहा है। इंडियन पैसा भी चलाते हैं और वो नॉलेज भी चलाते हैं। यहाँ किसके पास पैसा है सर? जो आपने बात की है ना कि वो CEOs लगे हैं सर, आप जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक हैं वो भी देखें, उनमें भी इंडिया के बंदे हैं। इंडिया के जो इंडिया का एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसने अपनी बेटी की शादी पे 50 या 100 बिलियन लगा दिया। मुकेश अंबानी, उसने कितने पैसे लगा दिए, कितने करोड़ लगाए। उनके पास हर पैसा है, उनके पास नॉलेज है, हम मानते हैं इस चीज़ को, उनके पास पैसा है, वो काफ़ी डेवलप्ड है इस चीज़ में, पैसे के मामले में। बिल्कुल सही। अगर एक और बात मैं आपसे बात करना चाहूँगा पैसे के मामले में, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमा कर क्या करना, मर जाना, सब मोह माया, मट्टी है, वैसे हो जाना वैसे। इसके बारे में क्या सोच रखते हो कि आप देखते हो कि मोहल्ले के अंदर, मोहल्ले तो बड़ी बात है, लेकिन घर के अंदर भी उस बेटे की ज़्यादा वैल्यू होती है जो पैसे कमा कर देता है। मुल्क के अंदर भी उस बंदे की ज़्यादा इज्जत होती है जो पैसे बाहर से अंदर लेके आता है। क्या समझते हो कि मोह माया या फिर डेवलपमेंट के लिए, दुनिया में अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए पैसा जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है उतना ज़रूरी है या नहीं? सर लेकिन पैसा ज़रूरी है, आप माने ना माने। अगर आपके पास पैसा नहीं है आपको कोई बेटी नहीं देगा। अगर पैसा नहीं है आपके पास, आप इस सोसाइटी की बात करें ना, आप इस सोसाइटी में सर उठा के नहीं चल सकते। आप फेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। लेकिन यहाँ सर वैल्यू आप देखें कि इधर जो आर्मी, मतलब जो ऑफिसर्स हैं हमारे, उनके पास पैसा कम है, लेकिन कुछ बंदे होते हैं जिनके पास पैसा हम लोगों में ज़्यादा यही है कि पैसा ही है। आप आ जाइए ज़रा, एक मिनट बात सुने। दो मुल्कों को लेके चल रहा है, अफगानिस्तान को और कश्मीर को। वो कहाँ से आता है पैसा? वो कौन देता है? तो आप अमीर हुए ना फिर। हाँ, आप गरीब नहीं। अब मैं पैसे यहाँ पे लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, क्यों नहीं तैयार? क्योंकि हमारा जो निज़ाम है वो करप्ट निज़ाम है। सही हो जाएगा ना, इसलिए। कैसे ठीक होगा? आपने ठीक होना, अपने अंदर से, ज़हन से ठीक होना, ऐसे ठीक होगा। खान साहब ने कहा था कि तब्दीली आएगी। तब्दीली तब आएगी जब हम लोग तब्दील करेंगे। मैंने बात की है कि इस सोसाइटी में वो क्राइटेरिया कायम कर दिया गया कि जिस क्राइटेरिया की वजह से हम लोग नहीं चेंज हो रहे। अगर इधर सब गरीबों को बराबर दिया जाए तो कोई भी ना अमीर होने की ख्वाहिश करे, सबको कहे ठीक है इज्जत मेरी है। लेकिन इस सोसाइटी में इज्जत मिलती है अमीर को है। इस सोसाइटी में क्या कह रही थी? समझ नहीं लगी यार। क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू ब्रो। वो बीच में भाई साहब ने आके बोला, सच में ऐसे जाहिल लोग क्यों बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अफगानिस्तान को आप चला रहे हो, कश्मीर को आप चला रहे हो। अफगानिस्तान वाले थूकते भी नहीं है आप पर। अरे आपके पास खुद खाने, पहनने, ओढ़ने, पोछने के पैसे नहीं है। IMF से भीख मांगो आप, एशियन बैंक से भीख मांगो आप, अपने अलग अलग देशों से भीख मांगो आप, और उसके बाद कहते हो कि जी बहुत पैसा है, हम तो अफगानिस्तान को भी चला रहे हैं और कश्मीर को भी। कहां यार। खैर, कुल जमा जो टॉपिक था वो टॉपिक कहीं गायब हो गया, गुम हो गया, उस पर बात ही नहीं हुई। और फिर से घूम फिर कर बात वही रटी रटाई कि भारत बड़ी मार्केट, डेवलप टेक्नोलॉजी। देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार नई चीजें बना रहे हैं, चाहे वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हो, चाहे वेपन्स हो। अभी लेटेस्ट हमने आर्मेनिया को फिर से, जो हमारी एक प्राइवेट कंपनी है भारत फोर्ज, जो कल्याणी ग्रुप की है, उन्होंने 155 mm आर्टिलरी गन जो है वो सेल करने जा रही है, डील कर ली है। प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी छोड़ दी। सरकारी कंपनी जैसे फिलीपींस से हमने ब्रह्मोस की डील की थी, वहां पर हमने ब्रह्मोस की डील कर ली है, वहां पे भेजने वाले हैं। ब्रह्मोस की बात कई और जगहों पे चल रही है, तो प्राइवेट कंपनी भी कर रही है। तो सोचो कि हमारा सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। और सेक्टर ग्रो करने का, डिफेंस सेक्टर ग्रो करने का मैं आपको बता दूं कि शायद पिछली बार हमने 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट किया है और 2025 तक इसे 30,000 करोड़ करने का लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि बड़े आराम से ये टारगेट हासिल कर लेगा इंडिया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम इनोवेशन पे ध्यान दे रहे हैं, हम R&D पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट लगे हुए कुछ ना कुछ नया निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। आप क्या नहीं हो रही ये चीजें? हम अपने शिप खुद बनाते हैं, हम अपना फाइटर जेट बना रहे हैं, हम अपनी सबमरीन बना रहे हैं, हमने INS विक्रांत बना लिया। आप समझ रहे हैं कि हम उन दुनिया की एलीट क्लास में शामिल हो गए जिनके पास
एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटी, मतलब कैपेबिलिटी का मतलब हुआ कि पैसा और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक दोनों ही मौजूद है। और ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर हम गन्स में अचीव कर रहे हैं, अभी बहुत जल्द आपको देखेंगे कि AK-203 हमारे यहां से बनना शुरू हो जाएगी, राइफल है, रशियन राइफल, और वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी। इंडिया में तो हम खरीदेंगे ही, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाएगी। तो वहां भी आपको हजारों लोगों को नौकरियां मिलेगी, नई तकनीक आएगी, नए नए R&D सेंटर्स खुलेंगे, उस पर हम काम करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है। तो आप लोग उसी बुलबुले में फंसे रहिए कि हम तो जी हम ही शेर हैं, हमने तो दुनिया की सुपर पावर्स को हरा दिया है, भले ही हम भिखमंगे हो गए हैं। खैर, तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।